रिकवरी निफ्टी है 22,100 के ऊपर, निचले स्तर से तकरीबन 200 अंकों के आसपास का सुधार है। क्या ये सुधार कायम रहेगा? क्या ये तेजी टिकेगी? करीब करीब 80-85 अंकों की इस पर चर्चा करेंगे और आखिरी के 1 घंटे के लिए आपके लिए शेयरों में तेजी के मौके कहां पर बन रहे हैं ये भी जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। कल की भी तैयारी करवाएंगे BTST या फिर STBT ट्रेड के जरिए, और तमाम इवेंट्स पर भी आज हमारा फोकस रहेगा अगले 1 घंटे तक क्लोजिंग कॉल में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। लेकिन चलिए आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं इस वक्त क्या है बाजार की हाइलाइट्स। 5 बड़ी बातों से करेंगे बाजार की शुरुआत। तो दिन के ऊपरी स्तर पर निफ्टी है 22,100 के पास है। निफ्टी बैंक में नीचे से करीब 700 अंकों की रिकवरी आज हमें देखने को मिल रही है। बेहतरीन सत्र हम कहेंगे निफ्टी बैंक के भी लिहाज से, क्योंकि एक्सिस बैंक समेत कुछ बैंकों ने अच्छा सपोर्ट किया है और इस वक्त एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी पूरी तरह से बुल्स के फेवर में हमें दिख रहा है। मेटल में आज अच्छी मजबूती है। टाटा स्टील में हमने शानदार तेजी देखी है। फार्मा, कुछ सिलेक्टिव ऑटो की अगर हम बात करें, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, ये चल रहे हैं। फार्मा और एनर्जी शेयरों में भी आज खरीदारी का सत्र है। रिलायंस के शेयर में भी हम शुरुआती हम तेजी देख रहे थे। हालांकि मिड के पार्टी में कमजोरी है। बिरला सॉफ्ट हो, परसिस्टेंट हो, ये शेयर टूट रहे हैं। कोफोर्ज का शेयर QIP की खबर से 7% टूटा है। 3200 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना है और हालांकि ये रकम कहां पर खर्च होगी? रकम खर्च होगी M&A यानी कि मर्जर एंड एक्विजिशंस पर और कर चुकाने पर। लेकिन M&A पर कितनी रकम खर्च होगी, कर चुकाने पर कितनी होगी, इसको लेकर बाजार को कुछ न कुछ संदेह है। उसके चलते शेयर में देखने की 7% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। पावर शेयरों में हालांकि तेजी का करंट है। टोरेंट, टाटा पावर, NTPC, NHPC, SJVN, आज ये तमाम शेयर तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। टोरेंट पावर का शेयर है 4% ऊपर। से पहले जरा बाजार के वायदा बाजार के आंकड़ों को थोड़ा संक्षेप में समझते हैं डिम्पी से। 22,100 के ऊपर निफ्टी डिम्पी और रिकवरी बहुत स्ट्रांग है। निफ्टी बैंक में हालांकि हम देख रहे हैं कि 90 अंकों के आसपास की तेजी है, लेकिन नीचे से अगर देखेंगे तो कॉन्फिडेंस निश्चित तौर पर थोड़ा सा बढ़ेगा। अगले 1 घंटे में डिम्पी क्या लग रहा है? 22,100 को टिका पाएगा निफ्टी? देखिए, केवल कॉन्फिडेंस हाई है, बल्कि लेवल्स की मैं जितनी रिस्पेक्ट कर सकूं उतनी रिस्पेक्ट है। आज आप सिर्फ निफ्टी बैंक का लो चेक कर लो और आज आप सिर्फ निफ्टी का लो चेक कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि सुबह की हमारी चर्चा वो बिल्कुल सुपर हिट हुई। और दूसरा, अभिषेक, हमने आपसे ये बात सुबह भी बताई थी कि जितना 22,000 के ऊपर रहोगे ना तो आपकी क्लोजिंग बहुत अच्छी होगी। आज एक और चीज़, सोमवार और मंगलवार का दिन ना टिपिकली ट्रेंड सेटिंग का दिन होता है मार्केट का। तो आज जो बैंक निफ्टी ने काम किया, इसका लो लगा है 46,022। आज अगर आप सुबह हमारे को सुन रहे हो कि हमने आपको 3 चरणों में स्टॉप लॉस दिए थे। पहला 46,500, दूसरा 46,300 और एक सीरीज का स्टॉप लॉस दिया था आपको, वो था 40,000 का। लो लगा 40,022 का। अभी मैं जो स्क्रीन पर नंबर देख पा रहा हूँ 40,700 का है करीब करीब। तो 700 पॉइंट की रिकवरी है। हम डेज हाई पे इस समय आके कामकाज कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। आज मार्केट में इंडिया विक्स के बढ़ने के बावजूद, हालांकि इतनी हमारी रिक्वायरमेंट है, मैं फिर से बोलूंगा, इंडिया विक्स को लोग ना थोड़ा बुरा बोलते हैं कि इंडिया विक्स बढ़ रहा है, इंडिया विक्स बढ़ रहा है। इंडिया एक लेवल का तो बैड कोलेस्ट्रॉल भी चाहिए बॉस आपको। सारा गुड ले लोगे तो फिर रेशियो ही नहीं बनेगी। एक लेवल का बैड कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी के अंदर होना चाहिए। तो इसलिए आपका इंडिया विक्स एक लेवल का तो होना ही चाहिए। तो 14-15 की वो रेंज है, इससे ऊपर इंडिया विक्स नहीं बढ़े। दूसरा, एक बार जरा आप एडवांस डिक्लाइन भी दिखाओ। आप आज सुबह एडवांस डिक्लाइन उतनी अच्छी नहीं थी और बाद में जब मार्केट डिप लगा रहा था तब भी एडवांस डिक्लाइन उतना अच्छा नहीं था। लेकिन समय बदलते बदलते एडवांस डिक्लाइन में से अब आपको कांटे की टक्कर दिख रही है। यानी कि आज जो मार्केट के अंदर हो रहा है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। मार्केट ट्रेंड को सेट करने की कोशिश कर रहा है। बाजार आज 2 लेसन देने जा रहा है। पहला लेसन देने जा रहा है कि आप ज़्यादा वॉल्यूम मत डालना, मैं आपको इतना परेशान कर दूंगा कि आपके ज़्यादा वॉल्यूम से आपके सौदे कट जाएंगे। तो जिन्होंने वॉल्यूम्स को कम रखा, आज वो शांति से इस पूरे कन्वर्जेंस को देख पा रहे हैं, और जिनके पास वॉल्यूम ज़्यादा था, हर 100 पॉइंट पे उनके सांस ऊपर और नीचे हुई होगी। दूसरा लेसन मार्केट ने दिया कि अभी भी वो लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है और फ्यूरियस बुल रन को छोड़ नहीं रहा, वो मोमेंटम दिखा सकता है। ये जो 22,000 का लेवल है, ये इसी का एक सूचक है। हमने कभी भी 22,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। एक बार दिया था 21,997 का, उसके बाद से नहीं दिया। बैंक निफ्टी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टूटा हुआ था
थोड़ा वो भी आ रहा है, लेकिन उसमें डर थोड़ा ज़्यादा है। ये दोनों तो इंडाइसिस की बात हुई, लेकिन शेयर्स में भी आज आप मोमेंटम देख पा रहे हैं, कुछ बड़े शेयर सामने निकल के आ रहे हैं। तो मेरे को आज थोड़ा ट्रस्ट हो रहा है कि मार्केट का ये जो मूव है ये आपको बहुत ज़ोर से ऊपर तो नहीं लाएगा, लेकिन कम से कम स्टेबिलिटी देगा। मैं 2 लेवल अभिषेक साथ आपके सामने और शेयर करूंगा बस, उसके बाद फिर मेरे पास लेवल्स नहीं होंगे बताने के लिए। पहला, रियल टर्म में शॉर्ट कवरिंग का मजा आपको आएगा 47,000 47,200 के ऊपर बैंक निफ्टी, फिर आप सीधा 48,000 के दर्शन भी कर सकते हैं। ये डाटा के बेसिस पर बोल रहा हूं, इसमें मेरा अपना डेल्यूशन कुछ भी नहीं है। दूसरा, बैंक निफ्टी जब तक 22,250 350 के रेंज को पार नहीं करता, निफ्टी माफ कीजिएगा, तब तक बहुत जोर से निफ्टी ऊपर नहीं आएगा। आप इस समय की जितनी भी बढ़त आपको दिख रही है, इसको शक की निगाह से देखिए, इसमें डरिए, इसके अंदर ये उम्मीद कीजिए कि कभी भी पलटी मार के नीचे आ सकता है। लेकिन जिस दिन 22,250 350 की रेंज पार होगा, मेरे को लग रहा है बुधवार और जो बृहस्पतिवार अभी जो वीकली एक्सपायरी का दिन आ रहा है ना, ये बाजार के अंदर एक पुल बैक का दिन हो सकता है और स्ट्रॉन्ग पुल बैक के दिन भी हो सकते हैं। बी अवेयर, थोड़ा सावधान, जब तक 22,250 350 की रेंज पार नहीं होती, बैंक निफ्टी पे 47,000 की क्लोजिंग नहीं मिलती, कम से कम पूरा एक दिन की, तब तक बाजार के अंदर बड़े मूव नहीं आएंगे। लेकिन इस मूव को एंजॉय कीजिए, सपोर्ट पक्के हो गए हैं, चलेगा बाजार, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, चलेगा बाजार, समय लगेगा, सपोर्ट आपके पक्के हो गए हैं। अपने एक्सपर्ट्स को अब जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अंशुल जैन, कपिल शाह, श्रीकांत चौहान और फंडामेंटल एक्सपर्ट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज की अविनाश गोरक्षकर। आप सभी का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। शुरुआत कपिल आपसे करना चाहेंगे। आप जरा बताइए कि आपको कैसा इस वक्त निफ्टी दिख रहा है, और क्योंकि 200 अंकों की रिकवरी तो हो गई है, 22,100 के ऊपर जाकर अब मजबूती से टिका हुआ है निफ्टी। क्या 22,150 200 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा, ऐसा आपको आंकड़े देख के लग रहा है? आप ही बताइए, उसके बाद हम क्लोजिंग ट्रेड की तरफ जाएंगे। जी, बिल्कुल। बेसिकली हमने 1 से 1.5 साल का अगर मार्केट का जो ट्रेंड रहा हुआ है, कुछ एक रिपीटेड पैटर्न्स हमें जो देखने मिली हुई है, अगर हम उसका एनालिसिस करते हैं, तो हमें एक देखने मिला हुआ है कि जब भी मार्केट के 18 से 19% की अपसाइड मोमेंटम आ गई है, उसके बाद में कम से कम 3 से 4 महीनों के लिए मार्केट ने 5 से 6% के अंदर एक रेंज बाउंडनेस हमें देखने मिला हुआ है। तो हाल का भी जो चरण रहा हुआ है, वहां पे भी हमने 18% अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रही है, और पिछले 2 से 3 महीनों से हमें एक साइडवेज टू पॉजिटिव जैसा ही कारोबार होते हुए हमें देखने मिला हुआ है, और ये थोड़े और टाइम के लिए चलता रहे, वैसा मेरा मानना है। तो व्यू ब्रॉडरली एक साइडवेज ही बनता है, और शॉर्ट टर्म में भी हम देखते हैं कि मार्केट 21,900 नीचे में पिछले 3 से 4 दिन से सपोर्ट ले रहा है, और ऊपर में जो इसके स्टिफ रेजिस्टेंस में देख रहा हूँ वो 22,250 से लेके 22,300 के बीच में आ रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में भी आने वाले 2-3 दिन मार्केट की रेंज कुछ यही रहनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में हाँ, हमें एक ऊपर में अपटिक देखने मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि 22,120 पर भी मार्केट चल रहा है, तो 22,180 तक का हमें इंट्राडे से कल के दिन में ऊपर में पुल देखने मिल सकता है। पर तो ये व्यू हो गया। अब फटाफट एक काम करते हैं, सारे के सारे जो एक्सपर्ट्स हैं सबसे उनके पसंद के शेयर जान लेते हैं कि आखिरी 1 घंटे में उनको तेजी या फिर मंदी कहां पर दिख रही है, और शुरुआत करेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स की। श्रीकांत जी, शुरू आप कीजिए सर, बताइए कहां पर आपका कन्विक्शन है, क्या आपने बाजार में खोया पाया है इस वक्त? गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में सबसे बढ़िया बात ये रही है कि जो प्रीवियस वीक में जो पैनिक लोज बने थे 21,900 के, उन लेवल्स को मार्केट ने काफी अच्छी तरीके से होल्ड किया है, और उन लेवल्स के ऊपर अभी हमने देखा कि कई सारे जो इंडेक्स दिग्गज स्टॉक्स हैं, उन सभी में तेजी बन रही है। तो हमें लगता है कि वापस से, जैसे अभी डिम्पी सर ने बताया, कि ये मार्केट ग्रेजुअली 22,200-250 के करीब जा सकता है, और उन लेवल्स के ऊपर तो और भी ट्रेंड स्ट्रांग हो जाएगा। नो डाउट कि यहाँ पे थोड़ी सी एक अनसर्टेनिटी सॉर्ट ऑफ ट्रेंड बना है, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि यहाँ से निफ्टी एक बार 22,200 तक जा सकता है। अगर स्टॉक्स देखने हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पे जहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स है और वॉल्यूम बेस्ड रिकवरी जहाँ पे देखने मिल रही है, उन्हीं स्टॉक्स के साथ आप ट्रेडिंग की पोजीशंस बना सकते हैं। टाटा स्टील, ये हमें स्टॉक अच्छा लग रहा है, जो 149 के करीब ट्रेड कर रहा है। 100
149 149.50 के करीब है। यहाँ से अगर इसमें तेजी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम 154 से लेकर 159 के लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा 146 का। साथ ही साथ मुझे लगता है कि टाटा कम्युनिकेशंस ये भी एक स्टॉक अच्छा है। यहाँ पे भी मोमेंटम अच्छा है, डाउनसाइड काफी प्रोटेक्टेड है। गिरते हुए मार्केट में स्टॉक ने काफी अच्छी तरीके से 1850 के लेवल्स को मेंटेन किया है, तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें, 1925 का स्टॉप लॉस रखें। 2000 से लेकर 2020 के टारगेट्स नजर आते हैं, तो टाटा कम्युनिकेशन और टाटा स्टील इन दोनों पे लॉन्ग का ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये श्रीकांत जी की तरफ से उनके ट्रेड्स क्लोजिंग के लिए। अंशुल, आपके पास आएंगे। आपके शेयर कौन से हैं? टाटा ग्रुप के 2 शेयरों ने शुरुआत की है श्रीकांत जी ने। आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं? नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार डिम्पी जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अभिषेक जी, ट्यूसडे के बाद से पहले चालू करूंगा मार्केट पे। कपिल जी ने और श्रीकांत जी ने इंडेक्स के लेवल्स बहुत अच्छे से बताएं। मैं थोड़ा इंटरनल्स ऑफ द मार्केट पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि डिम्पी जी का काफ़ी जोर रहता है एडवांस डिक्लाइंस पे। अगर 5 दिन के एडवांस डिक्लाइन देखें तो वेडनेसडे को जब सेल ऑफ आया था, 1250 स्टॉक, 2200 करीब स्टॉक्स एक्टिवली ट्रेड होते हैं। 1250 स्टॉक्स 5 डे बेसिस पे ओवरसोल्ड थे। और अगर फ्राइडे तक का भी डेटा देखूं तो 886 स्टॉक ऐसे हैं जो अभी भी 5 डे बेसिस पे ओवरसोल्ड हैं। तो ये जो बाउंस बैक आ रहा है, ये बहुत लाजमी था बाउंस बैक आना। और वेडनेसडे के बाद देखूं तो 87% स्टॉक्स ऐसे थे जिनकी डेली आरएसआई ओवरसोल्ड में थी। तो अगर 87% ऑफ द मार्केट ओवरसोल्ड था, तो 4 से 5 दिन का बाउंस बैक आना लाजमी है। और आज थर्ड डे ऑफ द बाउंस है, तो यहाँ से 2 से 3 दिन का और बाउंस बैक बना रहेगा। मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन मैंने कहा था कि मेटल सेक्टर अगली रैली में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करेगा। लगभग 2 साल का मेटल इंडेक्स में और लगभग सभी स्टॉक्स में ब्रेकआउट है। तो मेटल स्टॉक से ही चालू करूंगा। पहला मेरा बाई कॉल रहेगा सेल पे, 125.50 में बाई करना है। 122.50 का स्टॉप लॉस रहेगा और 130.50 का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक में बाई दूंगा जुआरी इंडस्ट्री का। 6 हफ्ते का बड़ा बेस बना है, शेकआउट किया और उसके बाद फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी है। 298 पे बाई करना है। 283 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा और 328 रुपए का टारगेट रहेगा। तो ये 2 बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है, मेटल आज मोमेंटम में है और मेटल में पैक में से चुना है सेल को अंशुल ने, और दूसरा जुआरी इंडस्ट्रीज, ये शेयर जुआरी ग्लोबल के नाम से है। दोनों में खरीदारी की सलाह है। तो 4 हमारे तेजी वाले सौदे हो गए हैं। कपिल, फटाफट आप भी अपने शेयर बता दीजिए। जी, इस वीडियो माहौल में मैं एक डिफरेंशियल स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा। सन फार्मा का एक स्टॉक है, काफी गिरावट के बाद में 3-4 दिन से बेस बना रहा है। 1568 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो करंट लेवल से बाय करना बनता है। 1540 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में हमें टारगेट इसके कुछ 1630 के देखने मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक मेरा केमिकल सेक्टर से रहेगा, जहां पे हमें एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है, जो है पीडीलाइट। तो 2927 करंट लेवल से बाय का व्यू बनता है। 2880 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 3030 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ठीक है, 2 शेयर कपिल की तरफ से भी, सन फार्मा और पिडिलाइट, दोनों में खरीदारी करने की सलाह है। तो 6 के 6 शेयर हमें मिल गए, जिसमें सभी तेजी में दिख रहे हैं और बाजार का जो मोमेंटम है वो भी यही कह रहा है। लेकिन एक राय अविनाश जी आपसे जरा मेटल पर चाहिए। आज की तेजी क्या इंडिकेट कर रही है? क्योंकि 5.5% की तेजी टाटा स्टील में है, जेएसडब्ल्यू स्टील भी टॉप गेनर्स में शामिल है, जिंदल स्टील, सेल, तमाम शेयर आज ऊपर हैं। ये तेजी क्या कह रही है सर, और क्या आपको लगता है कि ठीक है, अविनाश जी संपर्क नहीं हो पा रहे हैं। डिम्पी, आपको ऐड करना चाहेंगे? मैं इसमें ऐड एक्चुअली करना चाहता हूँ कि जो मेरे को अंशुल ने जो ट्रेड दिया ना, एक बार जरा दोनों वापस से दिखाना। एक बार जुआरी ग्लोबल दिखाओ, जरा सेल दिखाओ। तो अच्छा, वैसे बता दूं, जुआरी के 2 शेयर हैं। जुआरी इंडस्ट्रीज़ के नाम से आपको मिलेगा ये शेयर। हाँ, अगर आप इसे कोडिंग कर रहे हैं ना, तो मैंने जस्ट दोनों ही शेयर्स को भी चेक किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जुआरी आप इंडस्ट्रीज़ लिखना, IND, तो आपको मिलेगा 299 वाला। सर मेरे को ये शेयर बताइए अंशुल जैन, मैं इसको आज ही लेना चाहता हूँ सौदे को। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है कि 330 340 तक चला जाएगा? मेरे को इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिख रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये 7% होने के बाद भी मेरे को लग रहा है कि इसको बाय करना चाहिए। देखिए डिम्पी जी, इसको हमने अपने क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड किया था फ्राइडे के सेशन में, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट देखें तो 3 हफ्ते के लो के नीचे इसने पूरी तरीके से शेक किया है और वीकली पे बहुत बेहतरीन हैमर बना है।
304 रुपए प्रीवियस वीक का हाई था, बस इसको निकलने की देर है और ये अपना जो ऑल टाइम हाई 360 के आसपास है उसको टच कर लेगा तो हमारा कन्विक्शन इस पे काफी हाई है। हम अपने क्लाइंट्स को पहले भी रिकमेंड किए हैं, आगे भी 304 निकलने के बाद फिर से रिकमेंड करेंगे। फिलहाल यहाँ से हमको 338 और 360 ये दो टारगेट बहुत शॉर्ट टर्म में लग रहे हैं। ठीक है, ये जो आपके क्लाइंट्स ने किस रेट पे लिया हुआ है ज़ुआरी ग्लोबल? तो 5 का टारगेट था बट इसको हम एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, डन। ये शेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। अच्छा, मेरे को एक बार जरा सर के भी ट्रेड दिखाना, श्रीकांत जी के भी, उसमें टाटा कम्युनिकेशन भी दिखाना और जो दूसरा शेयर दे रखा सर ने वो भी दिखाना। जरा टाटा कम्युनिकेशन भी स्क्रीन पे लेके आना। श्रीकांत जी, मैं टाटा कम्युनिकेशन को थोड़ा पोजिशनली लेना चाहता हूँ। आपकी कितनी इसमें कन्विक्शन हाई है कि इसको ले लिया जाए? और आप मेरे को जरा 10 रुपये के हिसाब से भी बताना, मैं 10 रुपये से कितने पैसे डालूँ इसमें से, तो मेरे को परसेंटेज पता लग जाएगी इससे। बिल्कुल। तो डिम्पी सर, मुझे लग रहा है कि टाटा कम्युनिकेशन में अगर तेजी करनी है तो बिल्कुल इसमें करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है। अगर कन्विक्शन की बात करें तो मैं कहूंगा कि इसमें कन्विक्शन काफी हाई है। आई कैन से 90% मेरा कन्विक्शन है। 10% मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि अगर मार्केट का सेंटीमेंट अगर बदलता है तो ये स्टॉक थोड़ा सा रिएक्ट कर लेगा, बट आई डोंट थिंक ये स्टॉप लॉस ब्रेक करेगा। तो थोड़ा सा रिएक्शन हो सकता है, बट अदरवाइज इसका अगर आप मोमेंटम देखेंगे तो जो मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक ने पकड़ा हुआ है ऑन लॉन्ग टर्म चार्ट, इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि स्टॉक 2250 से लेकर 2300 के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में दिखा सकता है। तो ऑन एवरी डीप इसे खरीदना चाहिए। बट करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि आज जैसे मार्केट में एक तेजी बनी है और जहां पे काफी रिलक्टेंट लोगों का, ट्रेडर्स का व्यू बना हुआ है, तो वहां पे ये जो स्टॉक्स है वो दोनों स्टॉक जैसे टाटा स्टील और टाटा कम्युनिकेशन, इन दोनों में मुझे लगता है कि काफी अच्छी स्टेबिलिटी है और करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। ठीक है, दोनों शेयर ना एक बार जरा स्क्रीन पे दिखा सकते हो तो एक साथ दिखाना, टाटा भी और जुआरी ग्लोबल वाला शेयर भी। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अगर दोनों के चार्ट आपको दिखा पाऊँ। देखो, मैंने कहा ना, एक आपको मैं बहुत क्लियर बात बता देता हूँ बॉस, मार्केट के अंदर आपको बहुत सेलेक्टिव होने की बहुत सख्त ज़रूरत है इस समय। इस समय ऐसा नहीं है कि पुल बैक आ रहा है, और एक कमज़ोर पुल बैक भी हो सकता है जब तक आप 47,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दो और जब तक आप 22,250-300 ना निकालो। मैं अंशुल सर के साथ एग्री कर सकता हूँ कि पुल बैक कल भी एक्सटेंडेड होगा, हो सकता है हो जाए, क्योंकि बहुत दिनों बाद आ रहा है और बहुत तकलीफ़ के बाद आ रहा है। लेकिन ये पुल बैक सिर्फ अपने पुराने लेवल्स को, डैमेज को सिर्फ रिपेयर करने के लिए आ रहा है। ग्रोथ के लिए अलग अलग चरण में आपको जाना पड़ेगा। ये तो सिर्फ डैमेज कंट्रोल होगा जो थोड़ा बहुत अभी हुआ था, इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं तो आपको इन दोनों शेयर्स को मैंने आपके लिए रखा है, ये लाइन चार्ट है। अगर आप दोनों का देखोगे ना, स्ट्रेंथ तो ऑलमोस्ट एक ही है। मेरे पास अभी मेरी मशीन ऑन नहीं हुई है, अदरवाइज नहीं तो आपको मैं दिखाता। दोनों के चार्ट बहुत ही ब्यूटीफुली प्लेस्ड हैं 200 दिनों के एवरेज का रिस्पेक्ट लेके। और टाटा कम्युनिकेशन का एक लंबा कंसोलिडेशन है, इस साल से पहले से चल रहा है, इस साल के फेब तक आया, अभी चलना शुरू हुआ है। और ये शेयर देखिए 301 तो हो ही गया है, अभी 298 पे मेरी चर्चा हुई थी। मेरे को लग रहा है दोनों शेयर्स के अंदर काफ़ी दम है। क्वांटिटी को चेक करके वित्तीय सलाहकार से राय लेके अपने हिसाब से आप इसके अंदर ट्रेड करना। तो इंडाइसिस पे व्यू क्लियर हो गया। दो शेयर्स मोटा मोटी आपको कन्विक्शन हाई वाले पता लग गए। वैसे श्रीकांत जी के टाटा स्टील भी है और अंशुल जैन का सेल भी है। ये दोनों मेटल्स काउंटर्स भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। और कपिल शाह ने भी आपको पीडीलाइट और एक सन फार्मा दिया है। दोनों थोड़े बड़े शेयर्स हैं और थोड़े डिफेंसिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ऑप्शंस का ट्रेड के लिए हमारे साथ आदित्य अरोड़ा जुड़ गए हैं। आइए उनका भी जरा स्वागत करते हैं और उनसे पता करते हैं ऑप्शंस का ट्रेड। आदित्य जी बताइए, ऑप्शंस का ट्रेड आज आपका कौन सा है? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, बाजार का मूड माहौल बड़ा अच्छा है, तेजी का माहौल चल रहा है। जिन्होंने नीचे से लिया उनके लिए तो तेजी का ही माहौल है। और सुबह से एक स्टॉक ने अच्छी लीडरशिप बना के रखी है, वो है रिलायंस। तो वो लीडरशिप बरकरार रहेगी, उसमें तेजी की स्ट्रैटेजी है। रिलायंस का 2880 का कॉल बाय कर सकते हैं 36.30 में। 3000 का कॉल सेल करना है 7.15 में। इसमें मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 7288, मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 22,712। स्टॉक ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा, बुलिश स्ट्रैटेजी है। ठीक है,
ये एक बुल कॉल स्प्रेड हो गया आपका, और आप ये कह रहे हैं कि जहाँ पे खड़े हो एट द मनी वाली कॉल्स पकड़ लो और ऊपर जाके आउट ऑफ द मनी कॉल्स को बेच दो। आउट ऑफ द मनी कॉल्स जो आप बेच रहे हो ना, उसका प्रीमियम थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू एट द मनी वाली कॉल्स के 36 और 7 रुपया है, तो इसका डिफरेंस आपके काम आएगा। ठीक जी, 22,712 एक पैसे बनेंगे। रफ कैलकुलेशन है इसके लॉट साइज़ की, जितना मेरे को याद है शायद 300 का लॉट है रिलायंस का। और दूसरा 7,288 रुपये, ये कैलकुलेटेड है इसलिए नंबर ऐसा आया है, आप रफ 7,000 पे समझ लो। तो 7,000 पे और 22,000 पे आना और जाना लगेगा इसके अंदर। ये एक बुल कॉल स्प्रेड है आज मार्केट के अंदर। फर्स्ट मैंने सुबह सुबह ही आपको यही शेयर नोटिस कराया था जब ये 3 रुपये गैप के साथ खुला था। अभी ये शेयर 38 रुपये की बढ़त के साथ है। आपको ऊपर स्क्रीन पे हमने डाल दिया, आप वो भी चेक कर लीजिए। 1.25% जिस दिन रिलायंस चले ना, तो थोड़ा ठीक ही मान के चलिए कि उस दिन बाजार को थोड़ा रोकने का काम करेगा। डन, बहुत शुक्रिया आदित्य, ये आपने हमको कॉल्स बता दी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, और एक बुल कॉल स्प्रेड है, हमने लेवल्स नोट कर लिए, अच्छे से सारी चीज़ों को चेक कर लिया है। आ जाते कुछ और इंपॉर्टेंट शेयर्स पे या फिर डाटा पे। एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, आप एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन वाली वापस से दिखाना शीट, उसके अंदर आपको जो एफ एंड वाला शेयर है वो बता देता हूँ। आज 67 शेयर्स के अंदर लॉन्ग बना है, ये करीब करीब 200 शेयर्स हैं, और शॉर्ट कवरिंग आई है 20%, यानी कि 20 शेयरों के अंदर। इसलिए आपके जो एडवांसेस बन रहे हैं ना, ये 68 और 20 जोड़ेंगे तो 87 या 88 बनेंगे शेयर्स आपके। तो आज का जो क्वांटम है ना, लॉन्ग वालों का भी अच्छा है, लेकिन अभी भी ये शॉर्ट को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आज जो शॉर्टिंग हो रही है वो 83 शॉर्ट शेयर के अंदर हुई है। लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट भी मानूंगा तो अभी रेशियो उतना ठीक नहीं हुआ, इसलिए मेरे को थोड़ा डर अभी भी है। और दूसरे, जब तक मेरे लेवल्स पार नहीं होंगे, मेरे को क्लोजिंग नहीं मिलेगी, मैं बियर्स को ट्रैप नहीं करूंगा, तब तक बाजार के अंदर बहुत ज़ोर से मोमेंटम आएगा। ये मैं शक की निगाह से देख रहा हूँ हर चीज़ को। देखते हैं आगे क्या होता है। अविनाश सर थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ जाएंगे, एक दो शेयर हमने और निकाले हुए हैं, जरा उसके बारे में और पता कर लेते हैं। आज टाटा पावर के अंदर बाइंग अच्छी है, ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा है, प्राइसिंग एक्शन भी अच्छा है। एक बार जरा टाटा पावर और एक और शेयर श्रीकांत, मेरे को ऐसा लगा शायद आप DLF भी बोलोगे, मैंने DLF ढूंढ के ही रखा हुआ था आपके लिए। एक बार जरा आप चेक कर लोगे, आपको DLF कितना ठीक लग रहा है, और अगर DLF ठीक लग रहा है तो वो बताना, नहीं तो फिर बताओ आप टाटा पावर। बिल्कुल, इनफैक्ट डीपी अगर DLF को देखा जाए तो काफी अच्छे लेवल्स पे आके स्टेबल हुआ है। मेरा, जैसे आपने बताया वैसे, कि मैं काफी सिलेक्टिव इस पर्टिकुलर मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था, बट अभी आपने जैसे बताया, मैं ये कहूंगा कि इस मार्केट में अगर यहाँ से हम अगर 22,150 के लेवल्स को क्रॉस कर लेते हैं, जहाँ पे और एक एक्सटेंशन या एक रिट्रेसमेंट का रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो फिर मैं थोड़े और मोमेंटम स्टॉक्स में एंटर करूंगा। और उस पर्टिकुलर केस में मुझे लगता है कि बिल्कुल DLF को लॉन्ग करके चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसने 3 से 4 बार सेम लेवल्स के करीब, यानी कि 810, 812 के करीब मल्टीपल बॉटम्स बनाए हैं, और ऐसे स्टॉक्स फिर वहां पे काफी अच्छा मोमेंटम देते हैं। तो करंट लेवल से भी बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा फिर थोड़ा सा उसमें इंतजार करना पड़ेगा। तो करंट लेवल से अगर लॉन्ग करना है तो बिल्कुल 810 का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट्स 860 रुपए के नजर आते हैं। और अगर यहाँ पे टाटा पावर की जैसे आपने बात की और जिक्र किया, मुझे लगता है यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और ये स्टॉक हमें लगता है कि ऑल द वे वापस पुल बैक करते हुए 420-25 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इसे भी लॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन अगेन वही है कि स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक चल चुका है। 393 के करीब ट्रेड कर रहा है, 380 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स रखे 425 रुपए के। टाटा लगाओ ना, ठीक है। दोनों शेयर्स पे सर आपने मोहर लगा दी, एक तो टाटा पावर पे और दूसरा DLF पे। DLF के चार्ट मैंने इसलिए जानबूझ के आपको दिखाया, एक्चुअली बेस बन रहा है इसका, ये बेस क्या कन्वर्ट हो जाएगा, बस यही मेरे को सर से पता करना था, और सर ने भी आपको यही नोटिस करवाया है। आप देखो ना, ये 3 दिन की ये डेली कैंडल्स है, यानी कि पर डे की कैंडल्स होती है। एक बार स्क्रीन पर दिखाओ DLF वाला चार्ट, तो ये पर डे की कैंडल है, सिंगल डे की। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और ये ना फॉल के बाद होता है। टिपिकली 3 दिन के बैक टू बैक मेजर कैंडल्स के फॉल के बाद 3 दिन का कंसोलिडेशन है, प्लस माइनस। और ये जो लाइन है ये 200 दिनों की एवरेज है, और इसके बाद ये फिर आप देखेंगे दूसरी एवरेज है, तो ये नियर बाय की एवरेज भी है। तो यहाँ से एक पुल बैक आना चाहिए, एक कॉल्स जो है यानी शॉर्ट जो है वो अरेस्ट होना चाहिए, इसलिए DLF हमने आपके सामने रखा। ऑलरेडी सर ने आपको टाटा पावर और DLF दोनों ही आपको नोटिस करवा दिए, आप इन दोनों को ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। छोटा सा ब्रेक ले लें,
एक ब्रेक ले लेते हैं। बैक टू बैक धड़ाधड़ शेयर जब आपके सामने रख रहे हैं, जब अविनाश सर आएंगे तो फंडामेंटली भी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। मैं फिर से आपको रिपीट करूं, आज का और कल का दिन आप ईटीना स्वदेश को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन दोनों दिनों के अंदर जितने भी शेयर्स या जितने भी डाटा हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब आपको देखना बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, आप एक एक चीज हमारी याद रखोगे। छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। 57 अंकों के बढ़त के साथ तो निफ्टी कामकाज कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी को हिचको ले आ रहे हैं। हिचको ले इस वजह से भी आ रहे हैं, जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो 100 पॉइंट ऊपर था और अभी सिर्फ 48 पॉइंट ऊपर है। हालांकि देखा जाए तो ये कुछ ज़्यादा कट भी नहीं है, ज़्यादा बढ़त भी नहीं है, लेकिन मैं फिर से बताऊँ, कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको कॉन्फिडेंस वाले नंबर चाहिए। आपके कहने या मेरे कहने या किसी और के कहने से वो चीज़ नहीं होगी। डाटा में जो चीज़ दिखेगी, जो चीज़ पावर आएगी, उसके बाद ही मोमेंटम आएगा। ये दो कल्प्रिट्स भी आपके सामने रख दें जिन्होंने बाजार को, कल्प्रिट तो मैं नहीं बोलूँगा, फ्रॉथ हटाने का काम किया। वो था स्मॉल कैप और मिड कैप, और इसने आज अपने आप को वापस एक रेंज में रखा हुआ है। तो आपको बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा क्लियरली वॉच करना होगा। जब तक 47,000 और 250 या 300 निफ्टी के अंदर पार नहीं होगा, तब तक जल्दी जल्दी मोमेंटम मार्केट के अंदर नहीं आएगा। कपिल शाह भी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही अविनाश सर भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। अविनाश सर, अगर आप जुड़ गए हैं तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला हमारे लिए। कपिल, आपका भी शुक्रिया, आपने 2 कॉल्स दे दी हैं, मैंने दोनों कॉल्स नोट किए हैं। एक कॉल पे मेरे को आपको सिर्फ चेकिंग करनी है, चेक इन द सेंस मतलब से सिर्फ कन्विक्शन आपका पता करना है। कपिल, वो शेयर मैंने अपनी स्क्रीन पर भी डाला हुआ है, पीडीलाइट है, आर्ली चार्ट पे है, मैंने दिखाऊंगा। एक बार जरा आर्ली चार्ट दिखाओ तो पीडीलाइट का। सर इस पे ना एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है, मैं अपनी स्क्रीन से दिखा दूंगा सर, आपको भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा, आपके पास भी होगा। ये मैंने आर्ली जानबूझ के लगाया सर, मैं थोड़ा मोमेंटम चेस कर रहा था इसलिए। ये एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस है सर, पार कर लेगा ना ये जिस जगह पर अभी चल रहा है, ये बनेगा 2930-35 के आसपास का, ये हो जाएगा ना सर पार इसका रेजिस्टेंस? जी, ये रेजिस्टेंस का क्रॉस होना चाहिए, क्योंकि हमें ना यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। जब भी आपका ट्रेंड पॉजिटिव होता है, जब भी आपका एक बड़े रेंज के बाद में ब्रेकआउट आते हैं, तो आपके सपोर्ट स्ट्रांग होते हैं और आपके रेजिस्टेंस कमजोर हो जाते हैं। और डेली चार्ट में मैं इसका एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी देख रहा हूँ, तो उसके चलते हुए मुझे लग रहा है कि इसके रेजिस्टेंस ब्रीच होने चाहिए और ऊपर में फॉलो अप साइन हमें देखने मिलनी चाहिए। ये पीडीलाइट का एक बार चार्ट वापस से दिखाइए सर से। मैंने अर्ली चार्ट के बारे में तो पता कर ही लिया था, वो कह रहे हैं कि हाँ इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है क्योंकि ट्रेंड लॉन्ग टर्म का थोड़ा बुलिश है। तो मैंने चार्ट को अर्ली से हटाकर मैंने सीधा डेली कर दिया, और डेली चार्ट पे देखोगे बढ़िया सा एक स्ट्रॉन्ग बेस 50 और 200 दिनों के एवरेज का जंक्शन का ब्रेकआउट है और ट्रेंड अप है। ये जो आप ट्रेंड देख पा रहे हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी बढ़िया ट्रेंड है जो अपवर्ड राइजिंग है, तो इसलिए लगता है कि रेजिस्टेंस पार कर देगा। ये तो हो गया पीडीलाइट को लेके। तो हमने जो तीनों मेहमानों के जो ट्रेड थे उसमें से एक एक कॉल का कन्विक्शन चेक करवा दिया आपके सामने, ताकि आप इस मार्केट के मोमेंटम में थोड़ा देख के आराम से चले। 3 बज चुके हैं, मार्केट सेट 3 बताने के लिए गौरव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले छोटा सा पॉइंट मेरे को अविनाश सर से लेना है, काफ़ी समय से वो जुड़ गए हमारे साथ। अविनाश सर, बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। मिड कैप और स्मॉल कैप से डरें या थोड़ा डरना कम कर दें, बस सर इतना ही पता करना है। डिम्पी, मुझे लग रहा है कि आपको स्मॉल कैप और मिड कैप से बिल्कुल डरना नहीं है। देखिए, ये ऐसे मौके होते हैं जब आपको थोड़ा सा होमवर्क करके और थोड़ा सा एनालिसिस करके सही कंपनीज में एंट्री करना है। देखिए, वैल्यूएशंस जब भी सस्ते होते हैं और जब थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी होती है, तभी आपको अपने भाव से ये कंपनीज मिलते हैं। और मैं काफी कंपनीज को अभी ट्रैक कर रहा हूँ, तो हमको लग रहा है कि देखिए, अगर आपका नजरिया 6 to 12 मंथ्स है, तो इलेक्शन के बाद मुझे लगता है कि आपको वापस एक अच्छी तेजी इन सेगमेंट्स में देखने को मिलेगी। हालांकि अभी थोड़ा सा रेगुलेटरी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लिक्विडिटी इनमें थोड़ी सी टाइट हो चुकी है, बट अच्छे बिजनेसेस और अच्छे प्रमोटर्स का कॉम्बिनेशन अगर आपको मिलता है, तो आपको ये शॉर्ट टर्म झटके से बिल्कुल डरना नहीं है। आपको अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म निवेश करना है, तो ये एक अच्छा मौका है। हमारे मानना है कि ऐसे स्टॉक्स में आपको अच्छा अल्फा रिटर्न बनेगा, प्रोवाइडेड आपके पास पेशेंस और थोड़ा समय है। ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, बट स्लाइटली 6 से 12 महीने की अवधि के लिए कोई अगर पैसा डालता है तो अच्छा पैसा बनेगा। तो बिल्कुल स्मॉल कैप मिड कैप से डरे नहीं। आई थिंक ये नॉर्मल वॉलेटिलिटी है बाजार में जो आपको एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, लेकिन 3 बज गए हैं और बाजार बंद होने में सिर्फ आधे घंटे का समय शेष रह गया है। लेकिन अब तक के दिन भर के कारोबार में क्या हुआ, कौन से शेयरों में एक्शन दिखा, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं खास सेगमेंट लेकर, मार्केट एट 3।
गौरव बताइए कहां पर आज एक्शन दिखा? जी, तो सबसे पहले बात करते हैं अनूप इंजीनियरिंग की, क्योंकि अगर हम कंपनी के तरफ से बात करें तो काफ़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि कंपनी ने 20 मार्च को अपना बोर्ड मीटिंग रखा है जहां पे बोनस शेयर्स जो है वो डिस्कस हो सकता है। और इसी के चलते हुए हमने देखा कि कंपनी ने आज के दिन में ही शेयर प्राइस में 10% से भी ज़्यादा अपसाइड दिखाया है। उसके बाद बात करते हैं वीनस रेमेडीज़ की, जहाँ पे सोर्सेज के मुताबिक कंपनी को मार्केटिंग ऑथराइजेशन मिला है 3 ड्रग्स के लिए जो कि कैंसर के लिए यूज़ हो सकते हैं। और इसी के चलते हुए हमने शेयर प्राइस में भी एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला था आज के दिन में। अगली बात करते हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज़ की, क्योंकि कंपनी ने फ़िलहाल में ही एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कोडनेम अल्टीमेट, जो कि बेंगलुरु में था। और कंपनी के हिसाब से 70% से भी ज़्यादा इन्वेंटरी जो है वो बिक चुकी है इस प्रोजेक्ट के लिए एक वीकेंड में ही। और इसके अलावा कंपनी प्रोसेस में भी है 650 यूनिट्स जो प्रोजेक्ट था वो डिलीवर करने के लिए भी। और इसी के चलते हुए हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा है कंपनी के शेयर प्राइस में आज के दिन में। अगली बात करते हैं सलासा टेक्नो की, क्योंकि कंपनी को अभी लेटर ऑफ इंटेंट मिला है EMC लिमिटेड नाम की कंपनी को एक्वायर करने के लिए। ये एक्विजिशन का कॉस्ट 178 करोड़ होने वाला है। और इस एक्विजिशन की वजह से कंपनी अपना EPC इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। उसके अलावा कंपनी को ऑफरिंग्स में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स में हमें एक्सपांशन देखने को मिल सकता है। और आखिर में कहीं पे ऑपरेशनल सिनर्जी भी देखने को मिल सकती है। और इसी के चलते हुए ये स्टॉक भी आज पॉजिटिव ट्रेड में हमें देखने को मिला था। और आखिर में बात करते हैं DLF की, क्योंकि सोर्सेज के मुताबिक कंपनी की सब्सिडरी ने 4.5 एकड़ से भी बड़ा एक लैंड पार्सल जो है वो सेल किया है चेन्नई में, जिसकी वैल्यू जो है वो 730 करोड़ से भी ज़्यादा होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। उसके अलावा इस डाइवेस्टमेंट की वजह से एक कंपनी ने फिर से अपना स्ट्रैटेजी जो है वो इनलाइन दिखाया है, जहाँ पे एसेट पोर्टफोलियो जो है वो ऑप्टिमाइज़ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। उसके अलावा अगर हम सुबह के खबरों से बात करें तो कंपनी एक गुरुग्राम में प्रोजेक्ट भी लॉन्च करने वाली है, जहां से रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशंस 4800 करोड़ से भी ज़्यादा होने के काफ़ी चांसेस है। और इसी सब के चलते हुए इस स्टॉक में भी हमें कहीं पे तेज़ी देखने को मिली थी आज के दिन में। तो खबरों के मुताबिक इन्हीं सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र आगे भी बनी रहेगी। ठीक है, ये जो गौरव अभी आपको खबर बता रहे थे ना DLF की, बता रहे हैं कि 5000 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट से आ जाएगा। सेक्टर 76 गुरुग्राम में एक प्रोजेक्ट है, लेकिन उन्होंने टिकट साइज़ नहीं बताया, वो मैं बता देता हूँ। वो लग्जरी होगा और करीब 5 करोड़ का टिकट साइज़ है, यानी कि एक फ्लैट मोटा मोटी 5 करोड़ रुपए का है। ये बॉम्बे वालों के लिए तो कोई ज़रा बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी बात है कि 5 करोड़ रुपए का फ्लैट है, लेकिन बिक रहा है, हो रहा है, आपके सामने एक एक दिन के अंदर सारे फ्लैट बिक जाते हैं। इसलिए DLF पे भी ध्यान रखें। थोड़ी देर पहले आपको श्रीकांत ने इसको नोटिस भी करवाया हुआ है। आगे बढ़ें, एक शेयर के लिए जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था, मेरे को आज अंशुल जैन का एक शेयर बहुत ही पसंद आया, वो था ज़्वारी इंडिया इंडस्ट्रीज के नाम से, ग्लोबल लिखते हैं इसको। तो वो शेयर अब हो गया 313 रुपये। अंशुल जी जब आपने बताया था तब 298 का था, अब ये 12% हो गया, 7% भी अपने कार्यक्रम में शुरू किया था। और मैं बताऊं, मेरे को बहुत पसंद आया आपका शेयर, इसलिए मैंने आपसे रोक के वापस आके पूछा था। अब मेरे को ये बताओ सर, ये मैं आज BTST भी करूं या फिर 10 रुपये मेरे को मिल रहे हैं 10 मिनट में, तो मैं लेके बाहर निकल जाऊं? देखिए डिम्पी जी, इसको होल्ड करना चाहिए, बल्कि मैं ये कहूँगा BTST या 1 से 2 दिन अगर समय दे देंगे तो जो 335-338 का टारगेट है ये कंप्लीट हो जाएगा। बट 360 का जो टारगेट है उसको कंप्लीट होने में प्रोबेबली 5 से 8 दिन लगेंगे। और डिम्पी जी, एक शिकायत मेरी आपसे ये है कि टाटा स्टील में अपने डेली चार्ट दिखाया था, अगर आप वीकली चार्ट दिखाएं तो 137 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है टाटा स्टील पे। तो श्रीकांत जी बड़े कन्विक्शन के साथ दिए हैं, तो मैंने भी चेक किया है, मेटल सारे काउंटर में 2-2.5 साल के बेस ब्रेकआउट है। तो अगले 3 से 4 महीने लार्ज कैप में और स्पेशली लार्ज कैप मेटल में फोकस करना चाहिए। मैं आपके साथ 100% एग्री करता हूं। और मैंने क्या किया है, अपने चार्ट को मंथली भी कर दिया। एक बार जरा टाटा स्टील का दिखाओ, क्या शानदार बढ़िया यू शेप रिकवरी का ब्रेकआउट टाटा स्टील के अंदर मिल रहा है। ये श्रीकांत जी ने आपको शेयर्स दिया है, और मैं अंशुल जी आपका ये थैंक यू भी करूंगा श्रीकांत जी की तरफ से। देखिए, हमारे गेस्ट के बीच में एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, प्यारा कंपटीशन भी है और एक दूसरे का सहयोग भी है। आज जब श्रीकांत जी ने बताया टाटा स्टील, तो उसकी वकालत अंशुल जैन भी कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने भी अभी देखा मंथली चार्ट, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, बिल्कुल ऑनेस्टली मैंने भी अभी देखा, और मेरे को भी लगा कि टाटा स्टील तो एक नई जर्नी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये शेयर बढ़िया है। श्रीकांत जी बहुत बधाई, आपने आज दोनों शेयर नोटिस करवाए हुए हैं, एक तो टाटा कॉम और दूसरा टाटा स्टील। अंशुल के शेयर हैं सेल, ज़्वारी,
पीडीलाइट हमने थोड़ी देर पहले चेक करवाया कपिल से, और सन फार्मा भी उन्हीं का शेयर है। अविनाश सर भी हमारे साथ बने हुए हैं और अभिषेक भी बने हुए हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो अभिषेक पता करना चाहते हैं अविनाश जी से। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अविनाश जी की तरफ जरूर जाएंगे। लेकिन कोफोर्ज में हम देख रहे हैं कि 7% से ज़्यादा की गिरावट है और यह वायदा का सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर है। दरअसल पूंजी जुटाने को बोर्ड ने मंजूरी दी है, 3200 करोड़ रुपए QIP करेगी। कुछ और मोड्स भी हो सकते हैं, लेकिन इस खबर को ये जो कंपनी है, इसके जो शेयरधारक हैं, वो नेगेटिवली क्यों ले रहे हैं? आखिर चिंताएं क्या इस फंड रेज को लेकर? इसको बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए, फंड रेज वैसे तो पॉजिटिव होती है, लेकिन शेयर हम देख रहे हैं 7-7.5% ये नीचे है। क्या कंसर्न है निवेशकों के, जरा उसको हाईलाइट कीजिए। जी बिल्कुल, कोफोर्ज फोकस में रहने वाला, और आज स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा लार्ज फंड रेज की अनाउंसमेंट है, लेकिन स्ट्रीट को जो है, बाजार को लग रहा है कि जो फंड रेज है उसकी साइज़ बहुत बड़ी है। अभी तक एक बात क्लियर नहीं हुआ कि ये फंड रेज कहाँ पे इसके एप्लीकेशन देखने मिल सकती है, तो इसके कारण जो है एक टाइप से नर्वसनेस आ गया है स्ट्रीट में। ओवरऑल ये फंड्स की जो एक्सपेक्टेशंस एनालिस्ट का मानना है, ये तो डेट रिडक्शन के लिए हो सकता है, या इम्पॉर्टेंटली कह सकते हैं कि उनके कोई मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के लिए भी कर सकते हैं। अगर आंकड़े की बात करें तो बोर्ड ने अप्रूवल दी है 3200 करोड़ को रेस करने के लिए QIP के ज़रिए। अब इम्पॉर्टेंटली कितना बड़ा फंड रेज है ये मैं बता देता हूँ कि जो टोटल फंड रेज साइज़ है वो ऑलमोस्ट 7 गुना उनके जो कैश बुक्स है उनको लेके है। और अगर अब करंट कैलकुलेशंस के बारे में बात करें तो लगभग 7% का, जो 7-7.5% का तो मार्केट कैप है, उसके बराबर ये फंड रेज है। तो ये फंड रेज का साइज़ बहुत बड़ा है और बाज़ार को पता नहीं है कि एप्लीकेशन कहाँ होगा। अगर इसका ब्रेकअप भी देखते हैं कैश और डेट का, तो एग्जिस्टिंग कैश का बैलेंस ऑलमोस्ट 472 करोड़ रुपीज़ का है। और ऑफकोर्स देखा जाए तो फंड रेज के बाद और जो नेट डेट के आंकड़े आएंगे, जो नेट कैश, वो अभी भी 3000 करोड़ के आंकड़े के ऊपर रहने वाला है। तो इसके कारण जो है ये पूरा ब्रेकअप जो है हमने आपको बताया है। लेकिन जो पोटेंशियल मर्जर और एक्विजिशन हो सकता है उस पर भी 2 लाइन है इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है कि मैनेजमेंट ने पहले गाइडेंस दिया है कि लगभग $2 बिलियन का रेवेन्यू का रोड मैप देखने मिल सकता है, और उसमें से इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन का जो कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में होगा वो लगभग $150 मिलियन का होगा। ऑलरेडी उन्होंने 2 एक्सपेंशन जो है किए हैं रिसेंटली। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा कि इसकी एप्लीकेशन कैसी होती इतनी बड़ी फंड रेज के लिए, उस पर बाजार का फोकस रहेगा और कोफोर्ज भी। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये शेयर के अंदर आज जो कमजोरी है किस वजह से है और क्यों है? हालांकि अगर आप लाइन पढ़ेंगे तो आप एक लाइन से एक्साइट हो सकते हैं कि कर्ज को कम करने के लिए फंड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फंड किस रूप में, कितना और कैसे आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो आपका नोबल कोज है कि आप डेट को कम करोगे, लेकिन पैसा कैसे आएगा ये भी तो देखो। ठीक जी, तो कोफोर्ज 6.5 से 7% नीचे है। अविनाश सर, इस पर आपकी कोई टिप्पणी, कोई आपका इस पर एनालिसिस कोफोर्ज के इस फंड रेजिंग पे QIP के जरिए? देखिए, पहली बात तो डिम्पी, मुझे लगता है कि आईटी कंपनीज में इतना ज्यादा पैसा अगर कोई रेज कर रहा है तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि आईटी कंपनीज कैश रिच होती है, कैश फ्लोज बहुत इनके बढ़िया होते हैं, कर्जा बिल्कुल बैलेंस शीट पे होता नहीं है। तो ये इक्विटी जो रेजिंग है, जो शरद ने भी कहा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो मेरे ख्याल से मार्केट को समझ में नहीं आ गया है। अनसर्टेनिटी उस बात पे है, और उसके बाद ये जो ऑफरिंग है ये प्रीमियम पे हो रही है या डिस्काउंट पे हो रही है, कितना इक्विटी डाइल्यूशन होगा, ये मेरे ख्याल से मार्केट जानना चाहती है कि फाइनली अगर ये प्रोडक्टिव यूज के लिए यूज किया जाता है तो कौन से ऐसे एसेट में जाएगा, क्योंकि अमाउंट काफी बड़ा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, मार्केट में बहुत कम ऐसी बड़ी आईटी कंपनीज है जो इतना बड़ा डाइल्यूशन करती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को ये जानना है कि ये पैसा जाएगा किधर, इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा, और ऑब्वियसली कितना इक्विटी डाइल्यूशन होगा। ऑब्जेक्टिव जानने के पहले मेरे ख्याल से मार्केट थोड़ा अनसर्टन है, और उसीलिए शायद इस न्यूज के कारण थोड़ी सी बिकवाली आपको स्टॉक में देखने को मिली। ठीक है, थोड़ी सी बिकवाली आपको स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, लेकिन वैसे मोटा मोटी आप उतने बेरिश नहीं लग रहे हैं सर। मैं जितनी बात आपकी सुन पा रहा हूँ कोफोर्ज के रिगार्डिंग, एक शेयर मैं ज़रूर नोटिस आपको और करवाना चाहता हूँ, वो मैं अपने चार्ट के जरिए करवा देता हूँ। मारुति, बढ़िया मूवमेंट है आज, इसका भी मैंने मंथली वीकली सब चेक किया हुआ है। एक बार एक काम करते हैं, जरा कपिल शाह से पता कर लेते हैं। कपिल, मारुति की आज की क्लोजिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग मिल रही है और ये ऑटो को भी लीड कर रहा है। एक बार आप ऑटो इंडेक्स दिखा सकते हैं, निफ्टी का ऑटो इंडेक्स, वो भी जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा, आपको क्लियर लग जाएगा। ये जो मैंने लाइन साथ में बिल्कुल कॉर्नर में इस तरफ ड्रॉ की हुई है ना, ये टिपिकली एक बड़ा कंसोलिडेशन है ये, और इस कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट हो रहा है। मोमेंटम तो पहले से ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था। इस कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट टिपिकली मारुति ने दे दिया।
और अब आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो गया कंसोलिडेशन का और ब्रेकआउट्स का। ठीक जी, जरा मारुति पे कपिल आपके रिकमेंडेशन कितना और चलेगा? जी बेसिकली स्टॉक ने 2020 से जो हमने अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन खींचते थे उसका तो ब्रेकआउट हमें पिछले कुछ हफ्तों में देखने मिल गया था और उस ब्रेकआउट हो जाने के बाद में भी ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक ने 4 वीक तक का पॉज लिया हुआ है और आज फिर से हमें बुलिश कंटिन्यूएशन साइन देखने मिल रही है। तो स्टॉक का काफी अच्छा पैटर्न बनता है कि स्टॉक प्राइस अच्छा मूव करे, अपनी अपसाइड मोमेंटम को डाइजेस्ट करे और फिर से अपना ट्रेंड रिज्यूम करे। तो 11,640 के अराउंड तो चल ही रहा है स्टॉक और यहाँ पे फिर से इसका रेजिस्टेंस कुछ 11,700 750 के लेवल के यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मुझे इसके रेजिस्टेंस से ज्यादा डर नहीं है क्योंकि ऐसा सेट कि जब भी आपका ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो आपके रेजिस्टेंस ब्रीच हो जाते हैं। तो स्टॉक प्राइस में और भी हमें एक अच्छा सा ऊपर पे मूव देखने मिल सकता है। करंटली स्टॉक का 11,300 के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है, 11,700 और 12,000 के भी लेवल्स हमें इस स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। ठीक है, मारुति को लेकर ये व्यू है, लेकिन अब जरा ये समझ लेते हैं कि डीलिंग रूम का हाल क्या है, वहां पर क्या चर्चाएं चल रही हैं और किन शेयरों को लेकर खबरें गर्म हैं। खास सेगमेंट आपके सामने। शरद बताइए, कौन सा शेयर फोकस में है, क्या खबरें गर्म हैं? जी बिल्कुल, खबर जो गरम है वो है शॉपर्स स्टॉप और ये इंटरेस्टिंग स्टॉक मैं बता रहा हूँ क्योंकि लगातार 2 सेशन से एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट बाइंग कर रही है। हमारी डीलर से बातचीत हुई और यहाँ पे जो डोमेस्टिक बाइंग है अब जो है और एक्सपेक्टेड है कि बाई हो सकती है। वॉल्यूम्स भी देखें ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 20 डे एवरेज पे आया है। लगभग 4 लाख शेयर्स, 2 लाख शेयर्स आज सुबह, 2 लाख शेयर्स लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बाई हुई है। कुल मिला के देखा तो ऑलमोस्ट 0.4% स्टेक है। तो अगर और सस्टेन बाइंग देखने मिलती है तो उनका नाम भी ब्लॉक डील में शायद आज देखने मिल सकता है। की डीआईज ऑलरेडी इन्वेस्टेड जो कंपनी में है वो इंक्लूड करते हैं ABSL म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, निप्पॉन म्यूचुअल फंड। ये सारे बड़े फंड हाउसेज में 3% से ज़्यादा का स्टेक कंपनी में ऑलरेडी है। एंड ऑफकोर्स हमारी चैनल चेक्स भी हुई कि इंटरेस्टिंग या इसमें इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या हैं। तो एक फॉरेन पार्टनरशिप्स जो है उसकी कुछ अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट आ सकती है और इम्पॉर्टेंटली कंपनी ने डॉकर्स ग्रुप के साथ एक एक्सपेंशन ऑलरेडी 5 मार्च को जो है एक्सचेंज फाइलिंग्स में बताया था हमें। और पिछले 3 से 4 हफ्ते में जो है DIs और FIs की मीटिंग भी बढ़ गई है कंपनी के साथ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली जिस तरह इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट जाग रहा है स्टॉक में। और एक्सपेक्टेड है कि जो Q3 नंबर्स में देखने मिली थी एक स्ट्रेंथ, क्योंकि पैंटलून्स में ऑप्टिमाइजेशन हुआ था मार्जिन्स का, तो यहाँ पे देखते हुए कुछ ग्रीन शूट्स भी कंपनी में देखने मिल रहे हैं। बट ओवरऑल पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में 4 लाख शेयर्स की एक्विजिशन हुई है और एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट म्यूचुअल फंड हाउस ने जो है यहाँ पे अपनी स्टेक को बढ़ाई है। शॉपर्स स्टॉप हमने देखा था कि बुधवार को शेयर में एक शार्प गिरावट आई थी, लेकिन पिछले 3 सत्र में अगर आज को मिला लें तो सारी की सारी जो गिरावट आई थी उसकी पूरी भरपाई हो गई है और पिछले 2 सत्र में 4 लाख शेयरों की खरीदारी हुई है। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, इन तमाम हाउसेस की तरफ से खरीदारी देखने को मिली है। ये सारी की सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से है, तो आप उसके हिसाब से ही अपनी इसमें प्लानिंग करें और कोई भी रणनीति बनाने से पहले वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लें। हम डीलिंग रूम में बातचीत करते हैं, उसके आधार पर जो जानकारियां मिलती हैं आपके हम सामने रखने की कोशिश करते हैं इस सेगमेंट में जिसका नाम है खबर गर्म है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये जानेंगे कि कल के लिए BTST या फिर STBT, इन ट्रेड्स के मौके कहां बन रहे हैं, किन शेयरों में बन रहे हैं। अपने सभी के सभी एक्सपर्ट से BTST ट्रेड जानेंगे और कुछ और बजिंग स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे जहां पर आपके लिए कमाई के मौके बन सकते हैं, आपकी जाएगा नहीं। था आपका फिर से ब्रेक के बाद एक रिकवरी के बाद दायरे का ही बाजार दिख रहा है और निफ्टी इस वक्त है करीब 32 अंक ऊपर, 22,050 के स्तर के आसपास टिकने की कोशिश हो रही है। लेकिन निफ्टी बैंक है सपाट, जो भी तेजी हम देख रहे थे हरे निशान वाली वो गायब हो गई है और लाल निशान में निफ्टी कारोबार कर रहा है। बिल्कुल फ्लैट ट्रेड है, 46,591 आपको स्तर दिखेगा सपाट। लोअर लेवल से रिकवरी जरूर है क्योंकि 46,022 का स्तर हमने देखा था, वहां से आपने 46,739 के भी स्तर देखे, लेकिन जो 100 अंकों के 150 अंकों के आसपास के गेंस दिख रहे हैं ना, वो इरोड हो गए हैं। अब फिर से सपाट कारोबार कर रहा है इस वक्त निफ्टी बैंक। लेकिन आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आपके लिए BTST या फिर STBT ट्रेड के मौके कहां पर बनेंगे, इसकी शुरुआत कर लेते हैं और शुरुआत करेंगे अंशुल जी आपके साथ ही। बताइए आपके BTST ट्रेड्स कौन से हैं 2 शेयर? अभिषेक जी देखिए, पावर सेक्टर में आज थोड़ी सी तेजी लग रही है और टाटा पावर में भी तेजी है। तो पहला BTST में टाटा पावर में दूंगा
₹392 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 392, 92.50 में BTST कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 388 का आएगा और ऊपर में टारगेट ₹400 का रहेगा BTST के लिए, लेकिन 1 से 2 दिन का समय दे देंगे तो ₹412 तक के टारगेट मिल जाएंगे। दूसरा मेरा हाई कन्विक्शन BTST रहेगा मारुति के ऊपर। वीकली चार्ट में देखें तो 4 हफ्ते की टाइट कंसोलिडेशन है और लास्ट वीक में एक हैमर कैंडल थी जो उसके पहले वाले हफ्ते में लो को तोड़ के ऊपर आई थी। तो वीक लॉन्ग्स पूरी तरीके से शेकआउट हो चुके हैं, स्टॉक एकदम हल्का है और स्ट्रॉन्ग हैंड्स आज इसको ऊपर ले जा रहे हैं। तो 11,650 में BTST करना चाहिए, 11,550 का स्टॉप लॉस रहेगा और 11,900 से 950 का BTST से एक दिन और पकड़ लेंगे, मतलब 1 से 2 दिन, तो 11,900, 11,950 का टारगेट रहेगा। तो ये 2 बाय कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है। टाटा पावर, इसमें ये 388 का स्टॉप लॉस, 400 का टारगेट, 1-2 दिन का समय आपने और दे दिया तो ₹412 के टारगेट आप मान के चलिए। टाटा पावर में और मारुति में 11,900, 11,950 के टारगेट ये भी हैं अंशु जी की तरफ से। तो 2 शेयर आपके लिए BTST ट्रेड के लिए, BTST भी कर सकते हो और चाहे तो थोड़ा समय इसको दे भी सकते हैं इन दोनों शेयरों को। अब श्रीकांत जी आपके पास आएंगे, आपके शेयर कौन से सर, क्या आपने खोजा है? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे हमें लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि इसमें जो करेक्शन आना चाहिए था वो करेक्शन आ चुका है और 720 के करीब काफी अच्छा इसने 2 दिन से बेस बनाया हुआ है। तो 720 का स्टॉप लॉस रखें और करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 750 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को BTST के बेसिस पे लॉन्ग किया जा सकता है। एक ही शेयर श्रीकांत जी, एक ही है? श्रीकांत जी एक ही शेयर है, कोई दूसरा भी आप दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल एक ही देना चाहिए बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि मार्केट वैसे देखा जाए तो काफी सिलेक्टिव है और जैसा हाँ। भी थोड़ी देर पहले बात नहीं, हो रही ठीक थी है। कि मार्केट एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, तो इट इज बेटर कि थोड़े कम पोजीशन के साथ इस मार्केट में ट्रेड किया जाए। ठीक है, ये भी बढ़िया रणनीति होती है कि शेयर भले ही कम हो, कन्विक्शन हाई हो। तो जहां पर कन्विक्शन हाई हो वो वाला ट्रेड है। SBI 720 का स्टॉप लॉस और 750 का टारगेट। इस वक्त सपाट ट्रेड हो रहा है, ₹731 का भाव है SBI का, लेकिन श्रीकांत जी का मानना है कि ये चलने के लिए तैयार है। ये ₹750 के आपको इसमें टारगेट मिल जाएंगे कल के लिए BTST ट्रेड के तौर पर। ये है। कपिल जी आपके रडार में कौन सा शेयर है सर? आपके पास जी, एक शेयर है या 2 शेयर? जी, मेरे पास भी एक ही शेयर है और यहाँ पे मेरा व्यू STBT का रहेगा IT सेक्टर पे। मीन्स आज के मार्केट के आखिरी पड़ाव में IT सेक्टर्स के हमें लो लेवल देखने मिल रहे हैं। वो सारे के सारे स्टॉक्स डे लो के यहाँ पे चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इसका स्पिल ओवर इफेक्ट हमें देखने मिलना चाहिए। तो इन्फोसिस जो अभी 1600 के लेवल के यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट का व्यू बनता है, 1620 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर और नीचे में हमें ये स्टॉक कहाँ ना कहाँ पे 1560 से लेके 1550 तक का मूव हमें देखने मिल सकता है। 1560 का लेवल हम इसको पकड़ सकते हैं, तो इन्फोसिस पे शॉर्ट का व्यू। इन्फोसिस दिन के निचले स्तर पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, ₹1600 के स्तर को तोड़ के 1599 इसका आज का डीलो है, 2% नीचे है। मतलब आखिरी के घंटे में ही ये पूरी की पूरी ऑलमोस्ट जो गिरावट है वो आई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मिड कैप IT में तो कमजोरी थी। कोफोर्ज, परसिस्टेंट, बिरला सॉफ्ट, ये तमाम शेयर कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहे थे। लार्ज कैप्स में उतनी गिरावट नहीं थी, लेकिन लार्ज कैप में भी गिरावट बढ़ी है और उसके चलते ही बाजार में हम देख रहे हैं कि ऊपर से थोड़ा नीचा है। अगर आप इस वक्त TCS को भी चेक करेंगे तो TCS के शेयर में भी 2% से ज्यादा गिरावट है और दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। अविनाश जी, आपसे अगर मैं निवेश के बारे में पूछूंगा, IT स्टॉक्स के बारे में, आपको क्या लगता है कि अभी किस तरह के दिख रहे हैं IT स्टॉक्स में? कहीं आपको कोई फेवरेट काउंटर है जिसको लेकर आप खरीदारी करने की सलाह देंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि IT में अगर आपको खरीदना है तो मैं KPIT और परसिस्टेंट को देखूंगा, क्योंकि KPIT के नंबर्स तो अच्छे आ गए थे, कमेंट्री भी बहुत अच्छी थी। लार्ज कैप में डेफिनेटली हमारी नजर TCS पे है, बट मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा। थोड़ा सा और अगर शेयर कमजोर होता है तो इसमें खरीदने के मौके हम समझ सकते हैं। बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि देखिए, फ्रंटलाइन IT में मार्जिन प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है, बट जो मिड कैप IT है जैसे कि KPIT है, परसिस्टेंट है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे
हो सकता है कि थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड दूसरे आईटी कंपनीज के मुकाबले में अच्छा हो। और मुझे लग रहा है कि देखिए आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो आपको शायद 1-2 क्वार्टर और तकलीफ देगा। मेरे ख्याल से अभी भी जो हेडविंड्स है वो काफी नेगेटिव है। इंटरेस्ट रेट कट यूएस में होने के बाद होपफुली यूएस इकोनॉमी में और जोर पकड़ेगा, आईटी बजट्स बढ़ेंगे, तो फिर आपको पॉसिबली फर्स्ट हाफ ऑफ एफवाई 24-25 में के बाद ही आपको थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिलेगी। तब तक मेरे ख्याल से ज्यादातर ये मार्केट परफॉर्मर रहेंगे। मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी री रेटिंग इमीडिएटली इन स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगी। आईटी में बड़ी री रेटिंग नहीं होगी। अविनाश जी एक और काम कर दीजिए, 1 या 2 शेयर ना आप इंफ्रा, कैपिटल गुड्स या फिर अगर सरकारी शेयर आपको पसंद है उसमें बता दीजिए, क्योंकि अब देखिए चुनाव का बिगुल तो बज ही गया है। चुनाव के बाद फिर 4 जून को कौन सी पार्टी सत्ता में आती है, उम्मीदें तो हालांकि है कि जो पार्टी सत्ता में भी रिपीट भी करेगी, ऐसे कुछ पोल्स भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद बजट पर नजर होगी। तो यहाँ से बजट के लिए जो अभी 3 महीने कमान के चलते हैं कि वक्त होगा, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स और सरकारी शेयर में से 1 या 2 शेयर बता दीजिए सर। पब्लिक सेक्टर में हमको रेलटेल पसंद है। मुझे लग रहा है कि देखिए रेलटेल के नंबर्स भी अच्छे हैं। कल खबर आ गई कि करीबन 350 करोड़ का नया ऑर्डर पुणे मेट्रो से इनको मिला है। मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया आपका 6 से 12 महीना है तो यहाँ पे 425-430 का एक टारगेट प्राइस मिल सकता है। बहुत ही वेल मैनेज्ड कंपनी है, बहुत ही सनराइज सेक्टर में काम करती है, ऑर्डर बुक भी अच्छी है। और रही बात कैपिटल गुड्स की, तो हम अभी भी कहेंगे कि एल&टी सबसे बेस्ट पोजीशन है। हालांकि काफी ऑलरेडी नोन स्टॉक है, बट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा आएगा, क्योंकि मेजॉरली कैपिटल गुड्स का जो मेजर काम है वो एल&टी करता है, एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छी है। तो एल&टी डेफिनेटली अगर थोड़ा सा करेक्ट होता है इस बाजार में, आपको थोड़ा सा निचले लगाव पे मिलता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और 1-2 शेयर जो मुझे पसंद है वो बैंकिंग में, मुझे लग रहा है पीएसयू बैंक में कैनरा बैंक के ऊपर नजर रखिए। कैनरा बैंक 550 चल रहा है। मेरे ख्याल से देखिए इसमें कैनफिल होम्स का भी वैल्यू है, प्लस जिस प्रकार का नंबर है, मुझे लगता है 625-630 का टारगेट प्राइस यहाँ पे मिलेगा। और ऑटो में हम अभी भी टाटा मोटर्स कहेंगे। अभी आज थोड़ा सा बढ़ चुका है, 945 का 970 हो चुका है, लेकिन यहाँ पे भी मुझे लगता है कि जो ट्रैक्शन आपको आने वाले साल में देखने को मिलेगा, प्लस जो डीमर्जर की न्यूज आ गई है कि पैसेंजर कार और कमर्शियल व्हीकल अलग 2 कंपनीज होंगी, तो मेरे ख्याल से देखिए फेयर वैल्यू तो करीबन 1150-1200 रुपए बनते हैं। और ये वेल पोजिशन है। मुझे लगता है कि जो तेजी हमने दूसरे ऑटो सेक्टर स्टॉक्स में देखी है वो टाटा मोटर्स में नहीं देखी है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक पॉजिटिव बायस रहेगा। अगेन बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी रहेगी, बट डेफिनेटली आने वाला साल इनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये तमाम स्टॉक्स आपके लिए निवेश के नज़रिए से। बाजार बंद होने में 2 मिनट का समय रह गया, लेकिन फटाफट अंशु जी आपसे व्यू चाहेंगे 30 सेकंड में, क्या इंटरग्लोब एविएशन बीटीएसटी है? देखिए अभिषेक जी, इसमें बीटीएसटी जरूर किया जा सकता है। थर्सडे के सेशन में जो फॉल आई थी उसके हाई को क्रॉस करके ब्रेकआउट दे रहा है, तो 3250 के आसपास है, यहाँ पे बीटीएसटी करना चाहिए। स्टॉप लॉस इसमें 3210 का बनेगा और टारगेट 3300 का बन सकता है। ठीक है, 3300 रुपए के टारगेट बन सकते हैं इंडिगो में, इसमें भी बीटीएसटी करने की सलाह है। अब चलिए, अब ट्रेड नहीं करेंगे ना, ट्रेड की बातचीत करेंगे। अब जो है इसको रिव्यू कर लीजिए आप, अपने जो भी शेयर आपने लिए हैं, बेचे हैं, उसकी समीक्षा करने का वक्त है ये। बाजार की अगर बात करें 22,054 के आसपास इस वक्त निफ्टी है। हालांकि निचले स्तरों से सुधार काफ़ी अच्छा है। आज हमने 21,916 के स्तर देखे, तकरीबन 140 अंक ऊपर निचले स्तर से ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर ऊपरी स्तरों से अगर बात करें तो आज हमने जो हाइज देखे 22,123 के देखे, यानी ऊपर से 70 अंक नीचे आपको निफ्टी दिखेगा। निफ्टी बैंक की बात कर लें, निफ्टी बैंक में 32 अंकों की हल्की सी तेजी है, लेकिन निफ्टी बैंक भी ऊपरी स्तरों से नीचे आया है। आज हमने हाइज देखे 46,739 के, यानी कि ऊपरी स्तर से करीब 100-125 अंक नीचे आकर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि हर निशान में आज दोनों के दोनों इंडेक्स आज बंद होने जा रहे हैं। रिकवरी आज अच्छी रही। रिकवरी आई कहाँ से? मेटल स्टॉक्स, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इसके अलावा हमने देखा कि जिंदाल स्टील, सेल, ये तमाम शेयर आज रिकवरी में योगदान अपना दिए हैं। और बाजार का जो हैवीवेट है रिलायंस, इसको नहीं भूलना चाहिए। लास्ट आवर के ट्रेड में रिलायंस ने बहुत अच्छा मोमेंटम गेन किया है और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास बंद हुआ है, बंद होने जा रहा है 1.5% के आसपास की तेजी के साथ।
तो रिलायंस ने बढ़िया सपोर्ट दिया। बैंकिंग में अगर बात करें, एक्सिस बैंक से अच्छा सपोर्ट मिला है और ऑटो में टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, ये तमाम शेयर आज बाजार को सहारा देने के लिए आए हैं। अगर कमजोरी वाले शेयरों की बात करें तो कोई भी ऐसा शेयर नहीं रहा जहां पर 2% से ज्यादा ही कमजोरी हो। निफ्टी में अगर हम बात करें तो कंजम्पशन वाले शेयर थोड़े से कमजोर हैं। HUL की बात कर लीजिए, आप टाइटन की बात कर लीजिए, टाटा कंज्यूमर, ये 1 से 2% के आसपास की गिरावट हमने यहाँ देखी है। IT में, मिड कैप IT में मूड थोड़ा सा खराब रहा। कोफोर्ज करीब 7%, परसिस्टेंट, ये तमाम शेयर कमजोर हैं। टायर स्टॉक्स में आज हमने कमजोरी देखी है। लेकिन दूसरी ओर कैपिटल गुड्स में BHEL आज बढ़िया तेजी हमने देखी है BHEL के शेयर में। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स आज आउट ऑफ फ्लेवर देखिए, कुछ कंसर्न्स हैं, उसके चलते हमने देखा कि अडानी पोर्ट में, अडानी एंटरप्राइजेज में आज हमने कमजोरी वाला एक सत्र देखा है और ऑटोज में आयशर और हीरो मोटो के शेयर में आज कमजोरी रही है। लेकिन ओवरऑल अच्छी चीज बस ये है कि ग्रीन टेरिटरी में निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है और निफ्टी बैंक भी बिल्कुल हल्की सी बढ़त के साथ हम देख रहे हैं 25-26 अंकों के आसपास की तेजी है। 46,600 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज हमने कमजोरी का सत्र देखा है और उसी के चलते जो एडवांस डिक्लाइन जो शेयर रहा वो थोड़े से तेजी के पक्ष में रहे। 1228 शेयर हरे निशान में और उसके मुकाबले 1158 शेयर लाल निशान में आज बंद हुए हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में हमने कमजोरी देखी। इंडेक्स में देखिए आप 0.25% से लेकर आधे % के आसपास की नरमी आज के सत्र में देखिए। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। अंशुल जी, अविनाश जी, श्रीकांत जी और कपिल जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति साझा करने के लिए, बाजार को लेकर हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार कराएंगे आपके लिए कल की तैयारी। आपकी जाएगा नहीं। नमस्कार।